हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो है जो पढ़ाए थे 9 चैप्टर का इतिवृत्त जो है उसको थोड़ा सा एक बार रिपीट करने के बाद आगे का फिर शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। आज जो है इतिवृत्त से उससे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पूरा का पूरा कंप्लीट आप लोग देख लिए होंगे, फिर भी दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं कि मुगल बादशाह के समय कैसे क्या होता था, है ना। इसको पहले हम लोग देखेंगे कल का जो है जो भी था उसको, उसके बाद फिर आगे का जो भी होगा क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अकबर के बारे में और पूरा का पूरा कंप्लीट जो है ये कल क्लियर कर लिया गया था, फिर भी एक बार इसको रिपीट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। ये तो आपने देखा होगा कि अकबर महान क्यों था, उसके बाद बहुत सारी चीजों को आपने देखा और मुगल वंश के जो संस्थापक, ये सारी चीजों का मुगल साम्राज्य जो है टोटल ये सब कल हो चुका था, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो भी चीजें आपने सबसे पहले देखा कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और इसमें बाबर की विजय हुई थी, ये कंप्लीट आप देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। प्रथम लड़ाई ध्यान दीजिएगा, प्रथम युद्ध, पानीपत की प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई। इसके बारे में भी कुछ और बातें आपको आगे क्लियर करते चले जाएंगे। उसके बाद हमने बताया था मुगल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पर मंगोल से उसका रिलेशन जोड़कर बताया गया था, पिछले वीडियो में आप देखेंगे। और इससे मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि मंगोल बहुत ही आक्रमणकारी और थोड़ा सा इस टाइप के थे ना, ताकि मुगल शासक अपने आप को तैमूर कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि कितना ही विध्वंसक और आक्रमणकारी है, ठीक है ना। और इसमें ये चंगेज खान, इसके बारे में डिटेल आपको कल बताया गया था। एक चीज और आपको बताए थे, मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हुए, है ना, मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हुए, इसका हम आपको एक ट्रिक बताया था कि बहु आज सास और है, बहु आज सास और है। तो बहु यानी कि ब से बाबर और हु से हुमायूं और आज का अ से अकबर और ज से जहांगीर और सास स से शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब, और उसका पुत्र ये, उसका पुत्र ये, उसका पुत्र ये। और कब से कब तक जो है शासन किया। बाबर का शासनकाल 1526 से 30 तक रहा, और हुमायूं का यानी कि बाबर का बेटा जो है हुमायूं 1430 से 40 तक। लेकिन उस समय शेर शाह सूरी ने उसको हराकर 1540 में आधिपत्य उस पर कायम कर लिया फिर से। लेकिन उसका पुत्र फिर अकबर जो है 1556 से 1605 तक इस पे फिर आकर साम्राज्य, यानी मुगल वंश के जितने भी शासक थे वो सारे के सारे एक दूसरे, उस समय तो क्या था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था था कि उसके जाने के बाद उसका पुत्र, उसके जाने के बाद उसका पुत्र। तो बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद अब उसका पुत्र जहांगीर 1605 से यहाँ पर 27 तक, और इसके बाद आया शाहजहां, और शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। तो ये ट्रिक था कि बहु आज सास और है। तो ये जो ट्रिक, इससे आप लोग काम चला सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमने बताया इतिवृत्त का मतलब क्या होता है। इतिवृत्त का मतलब होता है कि कालानुक्रम विवरण, मतलब समय के अनुसार राजा महाराजा अपने ख्याति को, अपने बारे में विवरण जो है तैयार करते थे, एक संग्रह करते थे, एक बुक का निर्माण कर देते थे, रचना करवाते थे, उसी को हम लोग कहते हैं इतिवृत्त। देखिए ये जितने भी आप देख रहे हैं, अकबर नामा, बाबर नामा, हुमायूं नामा और बादशाह नामा, ये सभी के सभी इसके उदाहरण हैं। अब अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अकबर नामा के जो लेखक हैं कौन है बच्चे, अबुल फजल, और बाबर नामा का तो सीधे हो जाएगा बाबर, लेकिन हुमायूं नामा का गुलबदन बेगम, और उसके बाद बादशाह नामा के अब्दुल हमीद लाहौरी। ये पूरा कंप्लीट आपने देखा, कल जो है बताए थे। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक की बात करें 1526 में बाबर की बात करें तो इसका जन्म जो स्थान है ये फरगना उज्बेकिस्तान,
ये भी पूछा जाएगा बाबर इसके संस्थापक कौन थे, इनका जन्म कब हुआ और ये कहाँ के थे। तो ये भी आपको कंप्लीट करवा दिया गया था पिछले वीडियो में। अब थोड़ा सा इतिवृत्त का जो हम बताए हैं वो तो पहले ही बता चुके थे। इसके संस्थापक के बारे में डिटेल में पानीपत की लड़ाई को कंप्लीट कर लिया गया था, मुगल शब्द की उत्पत्ति के बारे में कंप्लीट करवा दिए थे, इन सारी चीजों को देख लिया आपने। इसके बाद आप देखेंगे बाबर का दो पक्ष था, है ना। तो एक था पितृपक्ष और एक मातृपक्ष, यानी माता और पिता का अलग अलग पक्ष जो है ना। तो यहाँ देखेंगे जो पितृपक्ष था वो तैमूर और दूसरा मातृपक्ष था चंगेज खान, जो ऊपर में आपने देखा इसके थोड़ी देर पहले हमने बताया चंगेज खान। तो मातृपक्ष जो था होता नहीं है, पिता कहीं और माता कहीं और, दो तरह से मतलब मानने वाले जानने वाले हो जाते हैं। तो पितृपक्ष तैमूर से, और तैमूर भी एक बहुत बड़ा देखिएगा है लड़का लगातार बोल रहा है। तैमूर जो है ना, तैमूर वो भी जो है परमानेंट, मतलब जहां भी जाता था कुछ विध्वंस तो करता ही था। लेकिन यहाँ मातृपक्ष की बात करें, चंगेज खां भी उसी तरह, मंगोल की बात करें वही चीज सारे चीज। एक चीज और बताए थे, अकबर महान क्यों था, ये पॉइंट हम बता दिए। इसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे भी पूछे इसको कंप्लीट हो सकता है। अकबर ने अपने साम्राज्य को विशालता मजबूता समृद्ध बनाया, इसलिए अकबर महान था। एक बात और, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार हिंदुकुश पर्वत तक करा दिया, ये भी एक कारण था महानता का। दूसरा, इसने ईरान की, सफावी तथा तुरान के उज्बेकिस्तान शासकों के विस्तारवादी नीतियों पर लगाम लगाया, ये भी एक कारण था उसके महान होने का। इसकी न्याय करने की व्यवस्था सबसे अच्छी थी, ये भी एक कारण था। अकबर ने अपने साम्राज्य में सुलह कुल की नीति को लागू किया। सुलह कुल की नीति क्या है जो हम बाद में बताएंगे, और कल भी बताए थे, सुलह कुल की नीति को लागू किया। दूसरा, इसने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर समाप्त कर, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, उसको अकबर ने समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया। लोग तीर्थ यात्री जाते थे कहीं भी धाम पर तो उन पर टैक्स लगाया जाता था। ये दोनों कर समाप्त करके ये महानता अपने साबित कर दिया। अकबर मुगल वंश के जितने भी शासक हुए, जो 6 शासक की बात करें, वो 6 में जो है अकबर सबसे महान शासक था। अब रही बात कि इतिवृत्त की रचना क्यों करवाई जाती थी, तो अपने शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देने के लिए। दूसरा, भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको जो है विवरण उपलब्ध कराने के लिए कि भाई इसके पहले हमारे पिताजी थे या ये थे, वो जो है सारे लोग थे, वो जो है कैसे शासन किए। दूसरा, मुगल दरबार की जानकारी देने के लिए। उसके बाद चौथा, शासक का परिवार के बारे में। ये सारी बातों के लिए क्वेश्चन में आएगा कि जो है इतिवृत्त की रचना क्यों करवाई जाती थी। तो ये आप पॉइंट बहुत बढ़िया से कंप्लीट करके उसको डिटेल कर सकते हैं। तुर्की से फारस की ओर अकबर ने सोच समझकर देखिए फारसी को दरबार का मुख्य बन, देखिए उस समय चल रहा था अरबी, उर्दू, फारसी। तब फारसी को उसने क्या किया कि अपने दरबार की मुख्य भाषा बनाया। दूसरा, मुगल दरबार में पद पाने के इच्छुक ईरानी और मध्य एशिया जो थे, मध्य एशिया, यहाँ पर देखिएगा, ये प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। यानी कि मेन ये इधर मेन जो है फारसी लोगों की बात करें तो ये उसका जो है ये भाषा पूरे अपने समझ, जहां जहां इसने बहुत ऐसे चीजों का अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया। जिनकी भी फारसी भाषा पर अच्छी पकड़ थी उनको ऊंचे पद पर, पोस्ट पर बैठा दिया। दूसरा, बाबरनामा का भी तुर्की से फारसी में अनुवाद करा है। बाबरनामा जो था तुर्की भाषा में था, लेकिन इसका अनुवाद वो क्या किया, फारसी भाषा में करवा दिया। एक चीज और देखेंगे, महाभारत, जिसको देखिए ये महाभारत की रचना जो हुई थी उसको भी इसने महाभारत और रामायण को फारसी में अनुवाद कराया। महाभारत और रामायण को देखिए, महाभारत को रज्मनामा कहते, ये भी दिमाग में रखिएगा, पूछेगा। महाभारत को रज्मनामा कहते हैं और महाभारत और रामायण को ये फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। ये कंप्लीट आप लोगों का इस चैप्टर में मेन पॉइंट है जिसको आप समझ पाए हैं। चलिए अब हम आते हैं आगे, राजधानियां और दरबार। मेन टॉपिक इस चैप्टर का मेन टॉपिक राजधानी और दरबार। देखिए
मुगल वंश के शासक लोग जो दरबार समझ रहे हैं ना, जैसे राजा बैठा हुआ है, दोनों साइड से मंत्री लोग बैठे हुए हैं, तो दरबार और राजधानियों की बात करें तो एक बात समझ में नहीं आता कि आज तक जितने भी हम लोग अपने भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, समय समय पर राजधानियों को चेंज किया। अकबर ने कई बार राजधानी को चेंज किया। आप लोगों को शायद पता होगा कि अंग्रेज जब आए थे, ये मुगल वंश की नहीं बात करें, अंग्रेज आए थे, उन्होंने कहा क्या कि 6 महीना जो है राजधानी शिमला रहेगा और 6 महीना दिल्ली रहेगा। गर्मी में राजधानी कहाँ रहेगा? शिमला में, और जाड़े में राजधानी होगा दिल्ली। ये बातें, अच्छा, राजधानी कलकत्ता से उठा करके और दिल्ली लाई गई। सच्चिदानंद सिन्हा उस समय की बात, भारत में राष्ट्रवाद के समय ये सारी बातें हुई थी, लेकिन यहाँ आप 17वीं 18वीं शताब्दी की बात करते हैं। देखिए, ये आप राजधानी की बात करें तो मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर था, जहां दरबार लगता था। वो हृदय है, जो राजधानी है वो हृदय है। आप बताइए 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों की राजधानी की तेज गति से स्थानांतरित होने लगी। कभी आगरा, कभी फतेहपुर सीकरी, कभी लाहौर, कभी दिल्ली। अरे ये राजधानी ना हुआ, लग रहा है कोनो अथी है, उठा के इधर ले जाओ, उठा के इधर ले जाओ। अकबर ने जितनी बातें, जो भी बातें बताई, इसमें थोड़ी सी बातें ये हो जाती है। अब देखिए, बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा कब्जा कर लिया, लोधी वंश की बात कर रहे हैं। तो अकबर ने क्या किया, आगरा पर कब्जा किया, और 1560 में अकबर ने क्या किया, किले का निर्माण कराया था, है ना। ये 1560 में अकबर ने आगरा में क्या किया, एक किला का निर्माण करवाया। इस किले का निर्माण क्या हुआ था, बलुआ क्या कलर का होता है, मतलब रेड कलर का। आप कभी गए कि नहीं? कोई नहीं गया है आप लोगों में से? वहां जाइएगा तो पूरा रेड है एकदम, बलुआ। आल पास के जो है बालू था ना, लाल लाल, उसी से इसका निर्माण कराया, है ना। हम थोड़ा सा इसको जो है डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको दिखाते, रेड कलर का था, है ना। इस किले का निर्माण करवाया, है ना। इस किले का निर्माण आसपास के खदानों से लाल बलुआ पत्थर मंगाकर ये जो है इस किले का निर्माण कराया, और इसकी राजधानी क्या कर दिया, आगरा। राजधानी को क्या कर दिया, आगरा। आगरा के बाद क्या किया, 1570 में फतेहपुर सीकरी राजधानी बना दिया। आगरा से राजधानी कौन बन गया, फतेहपुर सीकरी। 1570 में राजधानियों को बदल दिया और वहां पहुंचा दिया, क्योंकि बात ये था, ये राजधानी अजमेर की जाने वाली सीधी रास्ते पर आती है। आप जाइएगा ना तो अजमेर के रास्ते सीधे जाइएगा तो वहीं पर मिलेगा। और जहां पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का, ये ओरिजिनल फोटो हम आपको डाल दिए हुए हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का, और यहाँ पर दरगाह है। इसलिए उन्होंने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में आगरा से राजधानी कहाँ ले आया, फतेहपुर सीकरी, 1570 ईस्वी में। देखिए कहाँ कहाँ अभी होता है, क्या क्या होता है। बहुत ही यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, पार्टियां नहीं थी कि हल्ला हो जाता। अकबर को जो लगा वो किया। उन्होंने कहा कि ये जो दरगाह है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, और ये दरगाह यहाँ पर है, इसलिए राजधानी हम यहीं पर बना देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद 1585 में कहाँ, लाहौर में राजधानी कर दिया। राजधानी को कहाँ ले गया, लाहौर में। उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था। देखिए 1570 में फतेहपुर सीकरी, 1585 में राजधानी को कहाँ ले गया, लाहौर में, ठीक है ना। उत्तरी पश्चिम भाग को नियंत्रण में लेने के लिए सोचा कि यहाँ रहेगा ना तो उत्तर और पश्चिम, यानी अफगानिस्तान से लेकर यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक अपने नियंत्रण में रख लेगा, है ना। इसलिए राजधानी कहाँ ले गया, उठा करके कहाँ ले गया, लाहौर में, ठीक है ना। उसके बाद उठा के लाया शाहजहानाबाद में, दिल्ली। अच्छा, यह दिमाग में रखिएगा, प्रश्न पूछेगा शाहजहानाबाद किसे कहते हैं, तो दिल्ली को ही शाहजहानाबाद कहते हैं, ये पूछा जाएगा। शाहजहानाबाद, आरज़नामा कहते हैं महाभारत को, शाहजहानाबाद कहते हैं दिल्ली को। 1648 में शाहजहानाबाद जो है, यानी कि ये लाहौर से फिर उठाकर कहाँ लाया, राजधानी को दिल्ली में लाया। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना,
वहां पर बहुत ऐसे चीज है। लाल किला आप लोग देखे होंगे अगर दिल्ली गए होंगे तो। जमा मस्जिद, ये है लाल किला, ये देख रहे हैं ना, डाउनलोड करके यहाँ डाल दिए हैं। और ये आप जमा मस्जिद को देख रहे हैं, ये भी हमने डाउनलोड करके डाल दिया ताकि आप दर्शन कर लें। ये क्या है? लाल किला। और लाल किला पर जो है 15 अगस्त को जो है झंडा फहराया जाता है, ध्यान है ना। प्रधानमंत्री फन आते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन पर कौन पढ़ाते हैं? राष्ट्रपति, है ना। तो ये लाल किला जो है ये रहा। तो दिल्ली में जिसको हम शाहजहानाबाद, एक बार और बोलेंगे शाहजहानाबाद, दिल्ली जिसको बोलते हैं, शाहजहानाबाद मीन्स दिल्ली। और लाहौर से उठा करके राजधानी को यहाँ पर 1648 में दिल्ली लाया गया, ठीक है ना। और दिल्ली में जो बड़े बड़े जो मतलब स्थापत्य का देन है, बहुत बड़े बड़े, तो यहाँ लाल किला, जमा मस्जिद, चांदनी चौक का बाजार, अभिजात के महल, ये सारे के सारे चीज आपको वहां देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये चीज आपने देखा होगा, ये क्या है? यहां देखिएगा, ये चीज आपने देखा होगा कि मुगल दरबार की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों देख लीजिए, ये लाल किला और ये जो है आपका जमा मस्जिद, ठीक है ना। आप देखिएगा मुगल दरबार की बात करेंगे, चलिए थोड़ा सा मुगल दरबार की बात करेंगे। अच्छा, मुगल दरबार में हैसियत का निर्धारण कैसे होता था? देखिए हैसियत का निर्धारण, जैसे यहां पर कौन बैठे हुए हैं? महाराज। और किसकी हैसियत कितनी है, इसके पीछे निर्धारण कैसे होता था? जो देखिए एगो महाराज बैठ गए इस पे और नीचे सारे मंत्री लोग बैठ गए, ठीक है ना। जो मंत्री जितना करीब बैठेगा वह उतना ही, है ना, हैसियत वाला होगा। आप देखिएगा राजा के अगल बगल में सब लोग नहीं बैठते हैं, तो यहां निर्धारण होता था किसके पास कितना पावर है। जो राजा के जो बादशाह था ना, जो बादशाह के जितना नजदीक बैठा, देखो यहाँ पर एक बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, तो जो सबसे खड़ा है चाहे बैठा है, नजदीक में जो है, जो व्यक्ति बादशाह के जितना नजदीक बैठा था उसकी हैसियत उतनी ऊंची मानी जाती थी। बात समझ रहे हैं ना। तो ये बात दिमाग में रखिए। अब रही बात कि अच्छा, जब हम गए थे वहां पर दीवाने आम और दीवाने खास की बात करेंगे। दीवाने आम, दीवाने खास, जब लाल किला के अंदर जाइएगा तो दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम क्या है जरा समझिए। राजा जब जाते थे ना, यहाँ डाल दिए हैं, इसका जो है फोटो डाले हैं दीवाने आम का नीचे, और बता रहे हैं आपको। तो राजा जब जाते थे ना सार्वजनिक सभा भवन, है ना, उसके अंदर जाएगा तो वो बहुत लंबा सा घर है। हम उसमें गए, देखे, उस सबका पूरा व्यवस्था देखे। उसमें क्या होता था, सारे लोग बैठ करके मंत्रणा करते थे बादशाह के साथ। बहुत मतलब झरोखे में घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकारी प्राथमिक कार्यों का संचालन हेतु कहाँ आते थे? दीवाने आम में। दीवाने आम में जनरली सारे मंत्री लोग आ जाते थे, लेकिन दीवाने खास में सब मंत्री नहीं जाता था। जो खास आदमी होता था उस महल में वही लोग जाते थे। और दीवाने आम में सारे मंत्री लोग बैठे थे कि राजा कैसे प्रजा को किस तरह कैसे क्या किया जाए। अच्छा, एक था झरोखा। तो झरोखा में राजा बैठते थे, झरोखों से देखते थे, है ना, आँखियों के झरोखों से, है ना, वो देखते थे। और झलक दिखला जाए, वो आगे आएगा, इसमें आएगा झलक दिखला जाए। और वो झलक दिखने के लिए आपको किताब में पढ़ना है कैसे झलक दिखला जाए। इसमें है अकबर का झलक दिखला जाए, एक सिस्टम आपको बताएंगे। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई दीवाने आम क्या है? दीवाने आम है क्या? तो दीवाने आम है कि जब झरोखा में वो 1 घंटा बिता लेते थे तो वहां से बादशाह कहाँ आते थे? सरकारी अपने प्राथमिकी जो कार्य होते थे उसके संचालन हेतु कहाँ आते थे? दीवाने आम में। अब एक चीज और आता था, दीवाने खास।
इसमें दीवाने खास में गोपनीय मुद्दों पर विचार विमर्श होता था। इसमें एंट्री नहीं था सबका, मेन जो होते थे उन्हीं का एंट्री था। दीवान गोपनीय मुद्दों पर तो आम हो गया वो और खास हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ जो मंत्रणा कर रहे हैं देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये मंत्रणा होता था, ठीक है ना। अब रही बात कुछ और, वहां के उत्सव, सबसे विशेष उत्सव कौन कौन था उस समय? जैसे ईद हो गया, शब बारात हो गया, होली, दिवाली, बादशाह का जन्मदिन भी उत्सव के रूप में मनाया जाता था। बादशाह का जन्मदिन था, पूरा छुट्टी होता था वो दिन, पूरा उत्सव मनाया जाता था। मनाना है सबको, सबको मनाना है बादशाह का जन्मदिन, है ना। विवाह का आयोजन की बात करें, बड़ा खर्चा होता था विवाह के आयोजन में। उस समय की बात हम बता दें आपको कि शाहजहां का जो है बड़ा पुत्र जो था, कौन था? दारा शिकोह, और शादी किया था नादिरा से 1633 में। 32 लाख रुपया खर्चा किया था उस समय। ये आईने अकबरी में लिखा हुआ है। जो भी बातें हैं, जो भी इतिवृत्त बना कहला, वो लिख के रखा हुआ है, उसी में से ना हम लोग देखेंगे। तो ये जो है ना दारा शिकोह जो था, दारा शिकोह और नादिरा का शादी हुआ, तो इसमें विवाह में 1633 विवाह की बात है 1633 में, जिसमें 32 लाख रुपया खर्चा हुआ था। इतना बड़ा, और 18वीं शताब्दी की बात बता रहे हैं। अभी जो है 32 लाख वहां 300 करोड़ हो गया। हाँ, 300 करोड़। अच्छा, एक चीज हमको अच्छा लगता है या बुरा लगे या खराब लगे जो भी है, लेकिन ये प्रचलन जो था ना, तो विशेष अनुशासन पालन की बात करें। देखिए, राजा के सामने 3 तरह से आप जा सकते हैं। जब राजा को देखिए, या तो आप सिजदा कीजिए, जिसको सजदा बोलते हैं। सजदा कैसे करना है? देखिए, आप राजा के सामने दंडवत, क्या बोलते हैं वो, आप लोग पूजा में जाते हैं तो मंदिर उंदिर में कोई ऊपर से कर लेता है, एकदम पूरे मूरी नीचे करके, तो सजदा करना पड़ता था। या 4 तस्लीम करना है। 4 तस्लीम माने नीचे घुटना बैठ जाइए ऐसे, और माथा पर ऐसे रखिए। आप जैसे राजा है ना, तो प्रणाम ऐसे गुड मॉर्निंग नहीं करना है। या तो आप सजदा कीजिए राजा के सामने, ऐसे कीजिए, हाँ, और नहीं तो 4 तस्लीम करना है, घुटने पर बैठ करके। विल यू मैरी मी नहीं बोलना है ऐसे जाके। 4 तस्लीम करना है, और नहीं तो जमी बोसी जा करके जमीन चूमना है, और राजा के अंगूठा चूमना है, पैर का अंगूठा। पूरा पट पड़ जाना है राजा के सामने। अब पट पड़ के राजा के अंगूठा जाके पोसदा चूमना है। इतना ज्यादा काम, ऐसे नहीं जाना है दरबार में। राजा को कैसे करना है प्रणाम, मालूम है ना? सजदा, 4 तस्लीम या जमी बोसी, जमीन को चूमना, ये होना चाहिए। घाट पर जो है नहीं करते करते वहां पहुंचते वो बात नहीं है। मतलब एक बार आपको क्या करना है, आपको एक बार दुआ सलाम, तो इस तरह से आपको करना है। एक बार अगर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी वहां से उठकर जाने की अनुमति नहीं होती। 5 मिनट नहीं, 5 मिनट चाहे 1 मिनट वाला धंधा नहीं। राजा आ गए, सावधान, होशियार, एक बार बोला गया है ना। राजाओं के राजा बादशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं, तशरीफ ला दिए, बैठ गए, तो सारे लोग बैठेंगे, उसके बाद कोई नहीं जाएगा। ये और राजा के अभिवादन के तरीका समझ गए ना? चलिए अब हम आपको बताते हैं झलक दिखला जा। ये है झलक दिखला जा, झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन, ये है झलक दिखला जा। देखिए, राजा सेलिब्रिटी होते थे उस समय के, हीरो हीरोइन जैसे होता है ना, एक झलक पाने के लिए लोग बेताब होते थे। तो ये सारे के सारे जितने भी बच्चे बूढ़े जवान की बात करें कि सभी के सभी लोग, राजा आते थे अपने झरोखा, एगो छोटा सा बना हुआ है, उसमें आकर झांक देते थे, और एक दर्शन के लिए सारे लोग क्या थे वहां पर
यहाँ देखिए, पागल। हाँ, हीरोइन हीरो को जिस तरह देखने के लिए आज के युग में लोग पागल रहते हैं, तो राजा का एक झलक देखना झरोखा दर्शन कहलाता था। क्या कहलाता? झरोखा, झलक दिखला जा इसको बोलते हैं। आज यहाँ बैठ करके गाना का झलक दिखला जा तब राजा आते थे, कौन गा रहा, एक झलक दिखला, यहाँ आके गाना गाइएगा बस राजा जो है यहाँ पर। झरोखा दर्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झरोखा दर्शन। यहाँ लोग आते थे और इनका एक झलक देखने के लिए अपना गीत उद गाते थे, झलक दिखला जा। तो यहाँ राजा आते थे और अपना जो है, तो इसको बोलते हैं झरोखा प्रदर्शन की प्रक्रिया को अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने, राजा किसी से मिलता नहीं था, एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन रहते थे। लोग राजा से एक बार मतलब जो भी है राजा ऊपर से प्रणाम पाती वाला सिस्टम है, एक नजर आते थे और यहाँ 1 घंटा बिता के कहाँ चले जाते हैं? दीवाने आम में। और दीवाने आम में से कोई मैटर होता है दीवाने खास में जाकर, हाँ, जो कि हम बताए हैं कि दीवाने आम सार्वजनिक सभा भवन जिसको बोलते हैं, सब लोग बैठेंगे। हाँ, यहाँ आपको दिखाते हैं, यही है। इस यहाँ हम गए थे, हमको प्यास लग गई, लेकिन पानी जो है बहुत दूर मिला हमको। ये है, ये स्कूल नहीं है, ये दीवाने आम और दीवाने खास, ये दीवाने आम है, ये है। पंचायत भवन नहीं है, ठीक से देखिए, नहीं ओरिजिनल है, नेट पर सर्च मार के देख लीजिए, दीवाने आम है ये। हाँ, दीवाने आम है, ओरिजिनल हम डाउनलोड करके आपको मतलब दिए हैं, देखिए ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल पिक्चर है, हम देख के आए हैं, माने पूरा जो है वहां आए, सही है ना, हम डाउनलोड करके सब जो भी पिक्चर, ताकि देखिए आप जो वीडियो में हम जो देते हैं वो पिक्चर जो है आप लोगों को एकदम याद रहे, कंप्लीट याद रहे। तो ये दीवाने आम और दीवाने खास की बात थी, है ना। तो दीवाने खास में गोपनीय मुद्दों पर विचार विमर्श होता था, लेकिन दीवाने आम में सार्वजनिक सभा जो होता था, वहाँ झरोखा पहले 1 घंटा ये झलक दिखला के आते थे और उसके बाद वहां से 1 घंटा बिता करके जितने लोग आते थे अपना, ये उसमें प्रॉब्लम ये नहीं था कि मोबाइल में फोटो खींच ले राजा के, राजा का फोटो तो खींच, मेरी फोटो तो था नहीं, खींच के टांग दे, झलक दिखला जा आके कहे खींच मेरी फोटो, तो कोई खींच के अपना रख लेता, तो झरोखा का मैटर खत्म हो जाता, होता झरोखा का मैटर खत्म क्लियर कर देता। इसलिए लोग बार बार देखते थे, नहीं तो मोबाइल में क्या होता था, अगर रहता तो मोबाइल में जो है यदि गैलरी में, गैलरी नहीं उसको क्या बोलते हैं, ऊपर में यदि में ऊपर में लगाते हैं, हाँ वॉलपेपर राजा का फोटो लगा देता है, कभी नहीं देखने जाता, झरोखा का सिस्टम बंद। तो उस समय सारी बातें ऐसी नहीं थी, तो गोपनीय मुद्दों पर विचार होता था। और ये हो गया आपका दीवाने खास और दीवाने आम। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा और इसमें जो भी है बुक में उसको क्लियर करते चले जाएंगे और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तब तक जो है अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। और इसी तरह के सारे चीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया जाएगा। तो उसके बाद जो है, अच्छा बच्चे कहते हैं कि मिलता नहीं है वीडियो, तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है ऑल पे नहीं किए होंगे, इसलिए नहीं मिल रहा होगा। और लाइव क्लास 7 बजे से चलता है, उसमें भी जुड़ जाइएगा। चलिए तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक लेकर के।